हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है मोशन इन अ प्लेन के 5th लेक्चर में। मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था और जस्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैं सोचा प्रीवियस लेक्चर देख लेता हूं। बच्चों ने देखा, डाउट कैसे आए नहीं आए, है ना। तो अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले अंकित वर्मा सर, मेरा मन कर रहा है प्रोजेक्टाइल पे बुक लिख दो। बहुत बढ़िया, जोरदार, लिख दो, है ना। और लिख के मुझे भी भेजना 2-4 पेज, ताकि मैं बाकी बच्चों को दे सकूं, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। कई बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं ना, भेज देना मुझे। बेटा नोट्स ना किताबों में नहीं, कॉपी में नहीं, यहां बनाए जाते हैं। सर हमारा क्या है सर, 2 महीने बाद हम यहां से निकल जाएगा। बेटा जब यहां चीजें छप जाएंगी ना, तो तुम अपने लैंग्वेज में भी चीजों को लिख सकते हो। मेरे लैंग्वेज में क्यों लिख रहे हो? फिजिक्स को मेरी बायोलॉजी नहीं है ये, केमिस्ट्री नहीं है ये। अभी समय है, चीजों को फील करो, महसूस करो और दिमाग में छाप लो। और एक बार चीजें तुम्हें समझ आ जाएगी तो अपने लैंग्वेज में लिखो ना, अपनी भाषा में लिखो ना। यार तुम 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे हो, 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हो, 9th के बच्चे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। सर हम कंपटीशन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो साहब उसका टेम्परामेंट भी तो रखो। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम ही जोरदार। ईस्ट और वेस्ट और अर्जुन सिंह, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ एमआर सर वेस्ट, पता नहीं क्या लिखना चाह रही है। बढ़िया, मैं नहीं पढ़ पाया सर। मोहम्मद थैंक यू सर, अमेजिंग लेक्चर, पीएचडी इन फिजिक्स। देवाशीष साहो, अंकुश पीएचडी इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पीएचडी इन फिजिक्स। विनीता सर, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर 3 मीटर आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सर पीएचडी इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया। 94 क्वेश्चन डन ऑफ दिस चैप्टर, 40 क्वेश्चन इन लास्ट क्लास। कौन है ये? ऐसा खालिद, हाँ, अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेहनत करते हैं तो संघर्ष हमें और आपको दोनों को करना है ना, बैठे बैठे रिजल्ट नहीं मिलेगा। 94 क्वेश्चन डन इन मोशन इन प्लेन होना भी चाहिए। जरा मुझे ये भी बता देना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं क्लास में, डीपीपी का छोड़ दो। क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने कितने क्वेश्चंस कराए, बेसिक मैथ में कितने क्वेश्चन करा दिए, जरा बताना मुझे। और किसी भी चैप्टर में 100-150 से क्वेश्चन कम नहीं कराए। अभी मोशन इन प्लेन तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो 9 लेक्चर है इसमें टोटल, और अभी से 100 क्वेश्चन हो गए, होने भी चाहिए थे। क्योंकि मैकेनिक्स 1 का जो पार्ट है ना बेटा, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर रोटेशन, ये पार्ट बहुत ही कंसेप्चुअल है। मैकेनिक्स 2 जिसमें हम ग्रेविटेशन, एसएचएम, फ्लूइड, सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, वेव पढ़ेंगे, वो बहुत इजी है। उसमें फॉर्मूला देखो, याद रखो, सवाल कर लो। फॉर्मूला आएंगे, याद रखो, सवाल कर लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। लेकिन मैकेनिक्स 1 में साफ फॉर्मूले हैं कम, लेकिन सवाल में होते हैं दम। तो सर क्या करें? छोड़ दे सर। आज से 3 महीने बाद बच्चा यही कहता है, जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, लास्ट मंथ में या लास्ट के 1-2 महीने पहले, सर छोड़ दे क्या? अरे सर छोड़ दे क्या? सर काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन छोड़ दे क्या? कहा है भाई, तो सर बाकी सब हो गया, वो नहीं हो रहा है। तो बेटा अभी समय है ना, कर लो। बायोलॉजी केमिस्ट्री धोखा है, पढ़ लो। फिजिक्स अभी मौका है। सर ये बात नहीं कहना था आपने, बाकी सब कुछ भी बोल लो, लेकिन ये नहीं कहना था सर। बेटा मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट का कंटेंट अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, और क्वेश्चन अलग तरीके के पूछे जाते हैं। आप सारे सब्जेक्ट को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। आपने तैयारी शुरू करी साहब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक ही तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, हाँ, तो सर कैसे पढ़ना है? सुनो, स्टार्टिंग से फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को टाइम देना है। अभी फिजिक्स की अगर बात करूं, टोटल टाइम में से फिजिक्स को जो टाइम देना है वो 50% टाइम देना है, सिर्फ फिजिक्स को। सर अगर हम फिजिक्स को 50% टाइम दे देंगे तो बायोलॉजी को क्या देंगे? बेटा बायोलॉजी को अगर सारा टाइम अभी दे दोगे ना, 2 महीने बाद कंटेंट भूल जाओगे। तो सर हम पढ़े ही नहीं पढ़ना है। देखो आपके पास 2 बहुत ही महाधुरंधर बायोलॉजी के लोग हैं, है ना, तरुण सर द बेस्ट एंड मनीष दुबे सर द लीजेंड। दोनों ही अपने फील्ड में परफेक्ट है, एकदम, मतलब एक्सपर्ट बोलना उनकी बेइज्जती होगी, परफेक्ट है। और सच में आप बहुत लकी हैं कि ऐसे लोग आपको पढ़ा रहे हैं। अमित महाजन सर केमिस्ट्री में आए हैं, मैं बायोलॉजी की भी बात कर रहा हूं, बुरा मत मानो तुम लोग, है ना।
तो वो आपको चीजें सिंपल करके दे रहा है, हाँ सर दे रहे हैं, फिर उसको लो अच्छे से, नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है, और नोट्स को अरेंज करते चलो और थोड़ा थोड़ा याद करते चलो। जब टेस्ट हो उससे पहले याद करो जो टेस्ट में आ रहा है, और वहां पे जाके वोमिट करके पूरे बायोलॉजी में कलर करके आ जाओ। टेस्ट वाइज अच्छे से प्रिपरेशन करते चलो, अरेंज करते चलो चीजों को कैसे कैसे याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पहले तो लेक्चर देखना है, नोट साथ साथ बनाइए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, चाहे वो नोट्स से ही कर लो, रफ पेज में कर लो, है ना, खुद से ट्राई करो, या कोई भी तुम्हारे पास XYZ बुक है उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन थोड़े से करो, फिर आप DPP सॉल्व करो, फिर आपको थोड़े बहुत डाउट भी आएंगे, उस डाउट को क्लियर करो। समझ में आए कि नहीं आए? इसमें टाइम लगेगा, और टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दो। फिजिक्स को 50% टाइम दो, केमिस्ट्री को 25-30% टाइम दो, है ना। मैं 50% कहने का मतलब एग्जैक्ट 50% नहीं, 40% तो टाइम इसको देना पड़ेगा, 40 to 45% टाइम इसको देना पड़ेगा, है ना। 45%, ये क्या कर दिया मैंने रुक जाओ 45% टाइम देना पड़ेगा, और केमिस्ट्री को फिर आपको टाइम देना पड़ेगा 35-40%, है ना, केमिस्ट्री को। बचा हुआ 20% टाइम बायोलॉजी क्लियर करो। अब जैसे जैसे प्रिपरेशन तुम्हारी आगे बढ़ती जाएगी विथ टाइम फिजिक्स का टाइम डिक्रीज करते जाओ और बायो का टाइम इंक्रीज करते जाओ। लास्ट मंथ में बायो को 60% टाइम देना है, 60% इन बायो, 60%, 50-60% बायो। 60% ज्यादा हो जाएगा सर, बाकी कब पढ़ेंगे? हाँ, मेरा मतलब इंटेंशन समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 50% बायो को टाइम दो, 30% केमिस्ट्री को टाइम दो, 20% फिजिक्स को टाइम दो। क्या बात कर रहे हो सर, फिजिक्स तो हम लास्ट में पढ़ते थे सर। हाँ, फिजिक्स लास्ट में पढ़ना ठीक वैसा ही है जैसे किसी आदमी का जब देहांत हो जाता है तो हम 13वीं करते हैं, होता कुछ नहीं है, मन की संतुष्टि बहुत मिलती है कि हाँ जब जिंदा थे तब तो तुमने रिस्पेक्ट किया नहीं, है ना। ऐसा मतलब अदरवाइज मत लेना, मैं वैसे दिमाग में आगे इसलिए बोल रहा हूँ। जब 13वीं होती है तो घर वाले देखते हैं ना, फॉर्मेलिटी करते हैं कि ऐसे दे दो, पंडित जी को दे दो तो उनको मिल जाएगा। उनको मिलता कुछ नहीं है, बस ये मन की संतुष्टि होती है बस। तो जैसे 13वीं में दान देना मन की संतुष्टि है, वैसे ही लास्ट मोमेंट पे फिजिक्स पढ़ना, जब लास्ट महीना बचा हो और फिजिक्स का चैप्टर खोलना या पढ़ना समझना, वो मन की संतुष्टि है, होता कुछ नहीं है। देखो सब्जेक्ट का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। अगर मान लो कि तुमने बहुत अच्छे से पहले फिजिक्स पढ़ लिया, समझ लिया, कंसेप्ट अच्छे हो गए, और लास्ट मंथ में बिल्कुल फिजिक्स मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद करो, रोज 1 घंटा बिल्कुल फिजिक्स मत पढ़ो। अगर तुम्हारे 150 आने होंगे ना तो तुम्हारे आ जाएंगे 130, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में एक बार कंसेप्ट समझा हुआ जल्दी निकलता नहीं दिमाग से। बायोलॉजी में एक बार याद कर लोगे, फिर 2 महीने बाद अपने आप 20 दिन बाद भूल जाओगे। तो लास्ट मंथ में बायोलॉजी रटो, खूब सवाल करो, सारे जो बैकलॉग है ना बायोलॉजी के, मतलब चीजें भूल गए हो वो वाला सब कवर कर लो। बायोलॉजी में अब आज रटेंगे 2 महीने बाद भूल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स एक बार अगर दिमाग में बैठ गया ना तो कभी नहीं भूलोगे। तो थोड़ा टेम्परामेंट अलग होता है पढ़ने का, लेकिन ऐसा भी मत करो कि साहब बायोलॉजी को इग्नोर कर दिया, सिर्फ फिजिक्स ही कर रहा है। ऐसा नहीं करना, है ना। कम से कम बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ते समय इतना मन में क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बायोलॉजी केमिस्ट्री की बात होगी तो तुम कवर कर लोगे। ऐसा नहीं कि उसको नल कर देना, 0 कर देना। उसको अच्छे से क्लास लेना है, नोट्स बनाना है, DPP सॉल्व करना है और एग्जाम देना है, सिर्फ वहीं तक रहेगा। इसमें प्रैक्टिस बढ़ा दो, फिजिक्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दो, चीजों को फील करो, सीखो, और अभी समय है। और सुनो, ये बात सुनो, मैंने भी बोला है ना कि पढ़ लो फिजिक्स, मौका है, सच में मौका है, फिजिक्स पढ़ लो। अगर तुम्हें लग रहा हो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री सिलेक्शन कराता है ना, तो गलत है ये। हाँ गलत है ये, नहीं कराता। सर हमने तो जाना है, सुना है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री सिलेक्शन कराता है। सुन मेरी बात, अगर मैं आप सबसे पूछूं ना कि बताओ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है आपका, तो आप में से 90% बच्चे जवाब देंगे सर बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री। बढ़िया है सर, और फिर केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक तो मेरा तगड़ा है सर, और बायोलॉजी तो सुपर्ब है सर। लेकिन सिलेक्शन तो 4% बच्चों का होता है। सच बात है ये,
वो 4% कौन से होंगे? जिनका बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी अच्छा हो। बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी अच्छा होगा, समझ रहे हो? तो जरूरी है, पेज को पढ़ना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट, ये मुझे लाइन थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो मत होने दो, मंजिल नहीं मिल रही तो मत मिलने दो। सपने पूरे नहीं हो रहे मत होने दो, मंजिल नहीं मिल रही मत मिलने दो। आपका हौसला और इरादा कोई आपसे नहीं छीन सकता। एक दिन यह आपको और भी बेहतर मंजिल तक पहुंचाएगा। कई बार इंसान ना 10 दिन मेहनत करता है, कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मैं 10 दिन से खूब पढ़ रहा हूं, मेरे नंबर नहीं आ रहे। अरे नहीं आएगा। सर मैं 10 दिन से खूब कोशिश कर रहा हूं, सर फिजिक्स समझ नहीं आ रहा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर 10 दिन मेहनत करने से किसी को फिजिक्स समझ आ जाती तो आज सदियों से यह नहीं कहा जाता कि बायोलॉजी वाले बच्चों का फिजिक्स कमजोर होता है, कि फिजिक्स एवरेज तक सारे। मैंने कई, सर मुझे इतना के बारे में बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम आज, इन प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। इसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं, किसी भी किताब से क्वेश्चन करने करो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आएगा। ठीक है साहब, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, देन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन कंप्लीट जर्नी। बहुत सही, यह सवाल AIPMT का है। AIPMT का है। उन्होंने चेंज इन वेलोसिटी नहीं, इनफैक्ट चेंज इन मोमेंटम पूछा था, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन निकाल लेंगे। देखिए, बॉल को u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। बॉल का पाथ कुछ ऐसा है, बॉल का पाथ कुछ ऐसा है। अच्छा, इमेजिन करो अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता ही नहीं, तो इस बॉल का पाथ कैसा होता? बताओ। जिस लाइन पे आपने फेंका उसी लाइन पे सीधा चला जाता। ग्रेविटी की वजह से तो थोड़ा नीचे गिरता है। ग्रेविटी अगर नहीं होता तो x का मोशन भी यूनिफॉर्म, y का मोशन भी यूनिफॉर्म, ना x में वेलोसिटी चेंज ना y में चेंज, तो दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज ही नहीं होता, तो इस लाइन पे पार्टिकल सीधा जाता हुआ दिखाई देता है। समझ गए आप? हाँ सर, ठीक है। इस पार्टिकल का जो x एक्सिस की वेलोसिटी है वो होगी ux, और y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी होगी uy। सर ये ux होगा क्या? कंपोनेंट ले लेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब जो पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो x एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मोशन चेंज नहीं होता, तो ux ही रहेगा। y एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मोशन चेंज नहीं होता, ये uy रहेगा। एक बच्ची लिख रही थी, सर बड़ा सरप्राइज हो रहा है मुझे कि आपने बस एक चीज बताया कंसेप्ट मोशन इन अ प्लेन में, कि x और y को सिर्फ अलग अलग करके देखो, और सिर्फ उसी को मैं बार बार दिमाग में रख के सवाल कर रहे हूं, और मुझे सरप्राइज हो रहा है कि सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, अब ये भी सवाल पूछा, चेंज इन वेलोसिटी इन अ कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। तो अगर आप u के बारे में सोचेंगे तो u से चला, u से कोलाइड किया, है ना, लेकिन डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी चेंज हुआ है, स्पीड चेंज नहीं हुआ। जितने स्पीड से फेंका है उतनी स्पीड से कोलाइड किया, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हुआ। अब डायरेक्ट 2D में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ आप निकाल ही नहीं सकते। सर कैसे निकालेंगे? अब x का और y का अलग अलग सोचे। अब लिखिए, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन x एक्सिस प्लस चेंज इन वेलोसिटी इन y एक्सिस, और देखिए आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब फील करके बताइए कि मुझे फाइनल माइनस इनिशियल लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस में uxi क्या, इनिशियल वेलोसिटी uxi क्या। x एक्सिस की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी x में क्या हो जाएगा? 0। सर y में कितना चेंज हुआ? तो ये ऊपर u sin थीटा और इधर नीचे u sin थीटा। ढंग से डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा बेटा माइनस u sin थीटा जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाइज डायरेक्शन में बोलो u sin थीटा जे कैप। अरे फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो अब डेल्टा v का मॉड निकालेंगे तो सिर्फ j कंपोनेंट ही आएगा, डेल्टा v आपका आ जाएगा माइनस 2u sin थीटा जे कैप। तो मैग्नीट्यूड इन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 2u sin थीटा, 2u sin थीटा। अब चेंज इन मोमेंटम अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू ये वाला चेंज इन वेलोसिटी। बताओ क्या होगा? तो 2mu sin थीटा। AIPMT 14 में ये सवाल पूछा था। सिर्फ x और y के अलग अलग करके सोचेंगे तो आपको ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा लगेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी से ज्यादा कहां होगा? x में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। चलिए पहला पार्ट तो ये हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट के बारे में सोचते हैं। एवरेज वेलोसिटी इन अ कंप्लीट जर्नी, एवरेज वेलोसिटी इन अ कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? सर कंप्लीट जर्नी में एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सबसे आसान मेथड बताता हूं। चलिए
मैं चाहूं तो इसको लेंथी कर सकता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम लिख सकता हूं। एवरेज वेलोसिटी होता भी है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तुम इससे भी सोचोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहां से पार्टिकल चला, यहां कोलाइड किया, तो वाई एक्सिस का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। वाई एक्सिस का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। देखो ना, तो वाई में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से चला 0,0 से, और कोलाइड क्या है? r,0 पे, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। और x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r। तो r डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट r डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं लिख सकता हूं r इंटू यू, r बाई यू एक्स। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखेंगे? तो टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो, रेंज जब निकाला था, रेंज को लिखा था x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हैं रेंज बटा x की वेलोसिटी। तो r से r कैंसिल होगा, यू एक्स ऊपर चला जाएगा, u cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। या अपने तरीके से तुम्हें जो समझ आ रहा है ना वैसे करो, जरूरी नहीं कि तुम यही समझो। तुम निकालो टोटल डिस्प्लेसमेंट, लिख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट, r का फॉर्मूला लिख लो टोटल, और बटा टाइम, यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड कर दो तो भी u cos थीटा आएगा। ठीक है, अब देखो मेरा एकदम जोरदार तरीका MR स्टार। सर हाई से क्या करोगे? देखो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो क्यों ना हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम क्यों निकालें? हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का हम लिख सकते हैं ux i कैप और uy j कैप, हमेशा x और y में अलग अलग सोचेंगे। ठीक है सर, और फाइनल वेलोसिटी को हम ऐड कर देते, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ux i कैप माइनस uy j कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है। जब ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये ux प्लस ux बाई 2, तो ये हो जाएगा 2ux बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ux मतलब u cos थीटा इज आंसर। सर लेकिन ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं? बेटा हमेशा लिख सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही तो है जी। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 लिख सकते हैं। एकदम ही चरम सुख की अनुभूति होगी आपको। एक बार मैं बताऊं, एम्स 2000 मैं सवाल इंक्लूड नहीं कर पाया था पीपीटी में। एम्स कई बार चीजें हमें अचानक से याद आती। एम्स 2006 में एक सवाल पूछा था, बॉल इज प्रोजेक्टेड। आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं, आप चेक करना, वेरीफाई कर लिया करो बीच में, और मास्टर पे भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो। ठीक है ना, कंसेप्ट देखना बड़ी जोरदार। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u at an angle theta, then find average velocity between point of projection to maximum height, between point of projection to maximum height, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के मैक्सिमम हाइट के बीच में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर मैक्सिमम हाइट के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये निकालने के लिए सवाल पूछा है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है सर, प्रोजेक्ट किया, कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया? u वेलोसिटी से, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो मेरे से पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के मैक्सिमम हाइट के बीच में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के मैक्सिमम हाइट के बीच में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। जोरदार सवाल बनाया। अच्छा, 4 ऑप्शन भी दिए उसने, u/2 √3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, आपको ऑप्शन भी याद है सर? हाँ, u/4 √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कुछ गलती करूंगा तो ठीक कर लूंगा ना बेटा, क्या चिंता कर रहे हो। u/2 √3 नहीं, u/2 हाँ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए, और कई में u दिया, सिंपल u लिख दिया, 3 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा प्लस 1, कुछ इस तरह के ऑप्शन थे, एग्जैक्ट मुझे इतना याद नहीं है। अब बोला कि यहां से लेके यहां तक एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? क्या मैं लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बाई 2। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी इस लाइन पे है, तो हमें वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है।
तो हम इसको डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। तो हम इसको डायरेक्शन के साथ ना लिख के इसका एक्स कंपोनेंट को हम यू कॉस थीटा आई कैप लिख लेते हैं, वाई कंपोनेंट को यू साइन थीटा जे कैप लिख लेते हैं। हाँ सर लिख लो। तो इनिशियल वेलोसिटी अच्छे से बोलो, यू साइन थीटा आई कैप, यस यू साइन थीटा आई कैप प्लस यू कॉस थीटा जे कैप। और फाइनल वेलोसिटी जब यहां जाके निकालोगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, हाँ सर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, हाँ सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ध्यान से देखना, ये यू साइन थीटा आई कैप और ये यू कॉस थीटा जे कैप, सॉरी यू साइन थीटा जे कैप आएगा ये, और ये आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप ना बेटा, इस डायरेक्शन में आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप। तो यू कॉस थीटा आई कैप और यू कॉस थीटा आई कैप, यहाँ पे यू कॉस थीटा आई कैप, तो ये होगा 2u कॉस थीटा आई कैप। तो आप इसको लिख सकते हो यू साइन थीटा बाई 2 जे कैप प्लस यू कॉस थीटा प्लस यू कॉस थीटा 2u कॉस थीटा बाई 2। तो ये सिंपल हो जाएगा 2u कॉस थीटा आई कैप। बेटा 2u कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। अब ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। सर ऑप्शन तो नहीं मैच करा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है सर, हम निकाल लेंगे। ठीक है सर, यहां पे एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम से भी तो निकाल सकते थे। हाँ, आप एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी निकाल सकते थे, यहां से यहां तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं यहां से यहां तक? तो ये हाइट हो गया h और रेंज हो गया r/2। तो h और r/2 का वेक्टर सम करके ये हाइपोटेन्यूज निकल जाता, फिर टाइम से डिवाइड करो, 1.5 पेज का कैलकुलेशन। और कई जगह सॉल्यूशन यही दिया हुआ है। अब एम्स का सवाल है तो एम्स के सवाल थोड़े से अच्छे होते हैं, कई सवाल के 1.5 2 पेज के सॉल्यूशन होते हैं, इसका भी 1.5 पेज का सॉल्यूशन है। अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट एक बार ट्राई करना, चलो बेटा कलम चलाने में कभी मत घबराओ, है ना, कलम चलाने में कभी मत घबराओ, कलम चलाओ ना, बीच में नहीं होगा छोड़ देना, है ना, देखना कितना खतरनाक बनेगा ये। सर कैसे खतरनाक? तो देखो ये हाइट के फॉर्मूले में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर, इधर आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब उसका स्क्वायर करोगे फिर रूट करोगे, भयंकर बनेगा, साइन का पावर 4 बन जाएगा। 1.5 पेज का कैलकुलेशन है, इससे 6 लाइन का कैलकुलेशन है, और इसका एमआर स्टार सीधा देख के आंसर बता देगा। क्या बात कर रहे हो सर, आप धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हो। एमआर स्टार देख के आंसर बता देगा। कैसे बताओ सर, मजे आएंगे, थोड़ा सा हम भी सीखेंगे। बताओ कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है? थीटा एंगल पे। व्हाट इज थीटा? सर थीटा कहां है? थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, जनरलाइज थीटा के टर्म्स में आंसर दिया। अच्छा कितना हो सकता है? सर कुछ भी हो सकता है। थीटा 90 हो सकता है क्या? कैसी बात कर रहे हो सर, थीटा 90 होगा, अगर सीधा ऊपर फेंक दूंगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, तो होने दो। किसने बोला सवाल में कि थीटा एंगल है जो 90 नहीं हो सकता है? ऐसा लिखा है क्या? वो तो लिखा है ना कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो थीटा कैन बी एनीथिंग। इफ थीटा कैन बी एनीथिंग, इफ थीटा कैन बी एनीथिंग, तो थीटा 90 हो सकता है। और थीटा अगर 90 होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? सर एवरेज वेलोसिटी मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, अगर थीटा 90 होगा, ऊपर इनिशियल वेलोसिटी u और मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी लिखोगे 0 प्लस u/2, मतलब u/2 आंसर आना चाहिए। अगर थीटा को 90 रखूं तो u/2 आंसर आना चाहिए, और जिस ऑप्शन में u/2 आएगा वही सही होगा, जिस ऑप्शन में u/2 आएगा वही सही होगा। अब तुम ये नहीं कह सकते मैंने बेसिक से नहीं करा है, एक लाइन लिख के नहीं करा है, सब करा है कैलकुलेशन। थोड़ा मैग्नीट्यूड तुम भी तो निकालो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, अब देखिए 90 रखते हैं, तो यहां पे 90 रखें। जैसे आप यहां पे 90 रखेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो ये साइन 90 क्या हो जाएगा 1, 3 + 1 क्या बन जाएगा 4, 3 + 1 हो जाएगा 4, रूट अंडर 4, ये 2 से 2 कैंसिल आएगा, u हो रहा है, आंसर नहीं आएगा। एक मिनट, यहां पे u/4 लिखो, थोड़ा सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही था वहां पे, है ना, देखते हैं। यहां पे 90 रखो, cos 90 क्या हो जाएगा? सर cos 90 तो 0 हो जाएगा। अगर cos 90 हो गया तुम्हारा 0, cos 90 0, तो बचेगा √1 मतलब 1, u/4 गलत हो गया। यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री पे sin 91, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 + 2 5, √5/2 गलत हो गया, ये सही आ रहा। √3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक मिनट, नहीं, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, रुक जाओ, मैं ऑप्शन बना देता हूं ढंग से। ये साइन वाला टर्म नहीं आएगा, साइन वाला टर्म नहीं आएगा, रुको, कॉस वाला टर्म आएगा, ये आएगा। तो इसको 90/1/2 यहां पे ये आंसर आएगा तुम्हारा। वहां पे मुझे याद है, तुम सर्च करके गूगल करके देख सकते हो, ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। ये गलत होगा, ये सही होगा। सर हम कंफ्यूज हो गए सर। बेटा इतनी जल्दी कंफ्यूज काहे हो जाते हो? घबराने की जरूरत नहीं, मैं फिर करके दिखाता हूं, मैं आंसर ही निकाल देता हूं।
एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी होगा u sin थीटा j कैप प्लस u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट के बीच एवरेज निकालना है। सिर्फ u cos थीटा i कैप बनेगा, तो यहां पे सिंपल 2 लगा दो, i कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से मैग्नीट्यूड देखना है, तो एक काम करो u by 2 कॉमन ले लो, u by 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर में बचेगा तुम्हारा साइन थीटा j कैप प्लस 2 cos थीटा i कैप, ये तुम्हारा हो जाएगा v एवरेज। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो u by 2 तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, इसको रहने दो, रूट अंडर x कंपोनेंट का होल स्क्वायर। x में क्या है सर, x में 2 cos थीटा है, तो लिखो 2 cos थीटा हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मुश्किल सवाल है बेटा, कैलकुलेशन होगा इसका। u by 2 रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा। सर एक कम कर लिया आपने, तो एक प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं। 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 बन गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा u by 2 रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब देखो u by 2 रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको लॉजिकली अब सोचो, इसको लॉजिकली सोचो। MR स्टार का फील दिलाता हूं मैं। MR स्टार बहुत एप्लीकेबल है सर, हम भूल जाएंगे बेटा, ये बेसिक फिजिक्स है। इसको आप जब प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा अभी लग रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए एक MR स्टार बता रहा हूं मैं। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन का एक MR स्टार बता रहा हूं, आगे जाके ना तुम फिजिक्स से खेलना शुरू कर दोगे, और तब तुम्हें लगेगा कि यार ये तो हर सवाल के लिए एक सोच है, बस एक छोटा सा सोच। क्या सोच? तो इसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, हर जगह ये अप्लाई होगा। कैसे सोचो, मैं कह रहा हूं कि अगर थीटा 90 होता तो क्या होता, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री, तो ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाता। और मोशन अंडर ग्रेविटी में आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0/2, तो क्या आएगा u by 2। तो देयर मस्ट बी एवरेज वेलोसिटी इज u by 2, एवरेज वेलोसिटी u by 2 होना चाहिए। और इस 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में वेरीफाई हो रहा, तो आप इस ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं हो रहा। देखिए कहीं हो तो नहीं रहा, ये 90 डिग्री रखेंगे तो 3 + 1 4 रूट 4 2 से 2 कटेगा, u आ रहा, u by 2 आना चाहिए। इसमें देखिए cos 90 0, ये √1 is 1, u by 2 आ गया, सही है, ये सही आ रहा। ये गलत आ रहा क्योंकि √5/2 आ रहा, ये भी गलत आ रहा। ये आप गूगल करके देख लेना, ये लॉजिक लगाना, तुम्हें मजा आ जाएगा सवाल में, ठीक है ना। लास्ट थर्ड क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता है dp/dt, फोर्स इज इक्वल टू होता है dp/dt, कोई खास बात नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो आंसर क्या होगा mg। तो सर मैं हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे mg, कहीं भी देखोगे तो ए mg ही आएगा। हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे देखो या कहीं भी देखो mg ही आएगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 2 डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा। बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 2 डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा हैविंग सेम हाइट। अरे यार, हैविंग सेम रेंज। सेम स्पीड, सूखा नशा करके टाइप किया, कोई बात नहीं, छोड़ो। बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 2 डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा हैविंग सेम स्पीड, देन थीटा। अरे भाई क्या टाइप कर दिया यार, क्लास का टेम्परामेंट खराब कर देते हैं ये। देखो, बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 2 डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड h1/h2 if alpha plus beta is 90 डिग्री, if alpha plus beta is 90 डिग्री, if alpha plus beta is, 2 क्वेश्चन को मिला दिया उन्होंने, 2 क्वेश्चन को क्या कर दिया, समझ गया क्या किया उन्होंने, 2 क्वेश्चन को मिला दिया उन्होंने। मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूं बेटा, तुमको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो, तुमको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, अच्छे से लिखता हूं पूरा एकदम। देखो, इफ ball is projected at 2 different angle alpha and beta have with same speed, having same initial speed, then find h1/h2 का रेशियो if alpha plus beta is equal to 90 डिग्री, alpha plus beta is equal to 90 डिग्री। ठीक है सर, अब आगे बढ़े। अब देखिए, बॉल को 2 डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया विथ सेम स्पीड,
विथ सेम स्पीड, सेम इनिशियल स्पीड से दो डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, अल्फा एंड बीटा पे, जहां अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है। तो ये तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। जब दो डिफरेंट एंगल का सम 90 डिग्री हो और सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करे तो दोनों पे रेंज सेम होगा। तो तुम्हें ये पता चल गया सर दोनों पे रेंज R1 बराबर R2 बराबर R आप लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 दिया हुआ है। अब इस पूरे सवाल में कहीं भी नहीं लिखा था कि रेंज सेम होगा, लेकिन आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया मैंने यू रफ्तार से, देखिएगा प्लीज, अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया मैंने यू रफ्तार से, और फिर मैंने यू रफ्तार ही दिया है और मैंने इसको बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। अगर अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री हो जाए, एग्जांपल के लिए जैसे देखो ये 30 और ये 60, एग्जांपल के लिए 20 और ये 70, तो पक्की बात है दोनों केस में रेंज सेम मिलेगा, दोनों केस में रेंज सेम मिलेगा। लेकिन इनका मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगा। क्या होगा? मैक्सिमम हाइट इनका अलग अलग होगा। तो वही मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा है। अब इस सवाल का कैलकुलेशन आप देखो किताबों में, एक पेज का करते हैं, IIT एडवांस 2016 का ये सवाल है। हाँ, IIT एडवांस 2016 का सवाल है ये, देख लीजिएगा। मैट्रिक्स मैथ्स में पूछा था कि अगर दो बॉल को अल्फा और बीटा पे मैंने प्रोजेक्ट किया है ना, जहां पे अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री है, तो H1/H2 का रेशियो बताइए, R1 और R2 में रिलेशन बताइए, T1 और T2 में रिलेशन बताइए। तो चलो फटाफट देखिए बेटा, क्या मैं H1 को लिख सकता हूं R tan α/4? हाँ, H और R में तो रिलेशन होता है, इसीलिए रटवाया था मैंने। अब यहां पे U साइन स्क्वायर में खोलोगे मजे नहीं आएंगे। सीधा देखो H1 बराबर R tan α/4, और यहां पे आप R1 लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों केस में रेंज सेम है। अब H2 क्या होगा? तो H2 होगा R tan β/4। बहुत सही। अब H1 H2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो H1 इंटू H2 बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा R स्क्वायर, 4 हो जाएगा 16, ये रहा आपका tan अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, तो H1 H2 ये मल्टीप्लाई होके tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब बीटा को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस अल्फा। क्यों सर? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो बीटा को लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा। तो tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा। tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा। तो ये बनेगा आपका H1 H2 बराबर R स्क्वायर बाई 16 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा का प्रोडक्ट हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। तो H1/H2 देखिएगा ध्यान से, H1/H2 इज इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर बाई 16, तो R को आप लिख लेंगे 4√H1 H2। तो इस पे कई सारे सवाल आपको मिलेंगे, है ना। आप देख लेना, सॉल्यूशन 1.5 पेज का होगा। बहुत पूरा H का फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है। तभी IIT एडवांस 2016 में पूछा था। आप देखिए यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला याद रखा था आपने, H बराबर R tan θ/4 होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, उसमें रेंज R है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा तो भी रेंज R है, तो H1 H2 को मल्टीप्लाई कर दिया, R स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू tan अल्फा, इस टर्म में आ जाएगा, है ना। तो सर क्या H1/H2 आपसे पूछा था ना, आपने तो H1 इंटू H2 कर दिया। हाँ, तो गलत किया सर। क्यों किया? क्योंकि अब मैंने प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि IIT एडवांस में यही पूछा था, H1 इंटू H2 भी पूछा था। H1 इंटू H2 भी पूछा था। ये आ गया आपका H1 इंटू H2 क्या आया था? R स्क्वायर बाई 16 है। तो सर H1/H2 भी निकालो, वो भी निकाल देते हैं। H1/H2 अगर करें तो H1 बताओ क्या था? R tan α/4। H2 क्या था? R tan β/4। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पक्की बात है R से R कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, हाँ होगा। तो H1/H2 इज इक्वल टू tan अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस अल्फा। बीटा को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस अल्फा। अरे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 है दादा, तो बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे बीटा को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस अल्फा, और tan 90 माइनस अल्फा होगा कॉट अल्फा, तो ये कॉट अल्फा हो जाएगा। H1/H2 इज इक्वल टू tan अल्फा बटा कॉट अल्फा, एंड 1 अपॉन कॉट अल्फा tan अल्फा होता है, तो ऊपर जाके tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो H1/H2 आ गया tan स्क्वायर अल्फा। इसको याद नहीं रखना बेटा, इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, सॉल्व करने का बस तरीका आपको सीखना था। नेक्स्ट देखिएगा, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा। तो किसी भी t टाइम पे वो एक पोल को क्रॉस कर रहा है, जिस पोल का टॉप का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y, है ना। पोल का हाइट हो गया, ये पोल का हाइट हो गया आपका y, ये पोल का हाइट है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x1, x2 एंड y, है ना। ऐसा है कि बॉल को u से प्रोजेक्ट किया, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं
कि बॉल को मैंने u रफ्तार से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, वहां से x1 डिस्टेंस पर एक पोल था, वहां से x1 डिस्टेंस पर एक पोल था। देखो बड़ा जोरदार बना रहा हूं, देखो x1 डिस्टेंस पर एक पोल था, ठीक है। बॉल उस पोल को टच करते हुए उधर गिरा जो कि पोल से x2 डिस्टेंस पर था। तो इस पोल की हाइट बताइए क्या होगा, इस तरह का सवाल पूछते हैं। पहले सवाल का लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। बॉल को पोल के फुट से मतलब बेस से x1 डिस्टेंस पहले से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा। बॉल पोल के टॉप को टच करते हुए पोल के फुट से उस तरफ x2 डिस्टेंस पे गिरा, तो पोल का हाइट बताइए क्या होगा। समझ रहे हैं आप क्या सवाल है। बॉल को u स्पीड से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया जो कि पोल के फुट से बेस से x1 डिस्टेंस पे, ये पोल के टॉप को टच करके उस तरफ गिरा जो कि पोल के से x2 डिस्टेंस पे है। तो बताइए पोल की हाइट क्या होगी, सीधा से पूछ लेते हैं। तो देखो यहां पे पोल की हाइट का, पोल के टॉप का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे तो x, y लिखेंगे। अभी x क्या है, ये 0,0 जहां से फेंके उसको अगर मानोगे तो x है तुम्हारा असल में x1 एंड इसका पोल का हाइट हो गया तुम्हारा y। हाँ सर, इसको लिखने से क्या होगा, इसको लिखने से होगा x और y के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और वो हमें पहले से याद है। कैसे, तो देखो y इज इक्वल टू, याद करो, x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, यही तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। हाँ सर, तो ये y हो गया आपका हाइट ऑफ पोल। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जमीन से कितना ऊपर है वही तो y कोऑर्डिनेट होता है। ये तो हो गया आपका हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट हो गया आपका x1। देखो ना, जहां पे y है हाइट, वहां का x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से क्या है x1, ये हो गया आपका x1 tan थीटा 1 माइनस x1 बटा रेंज। तो रेंज क्या होगा, जहां से प्रोजेक्ट किया और जहां पे कोलाइड किया उसके बीच का टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, ये हो गया तुम्हारा x1 प्लस x2। आंसर, क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो लगा था ये सवाल मुश्किल है, नहीं आंसर आ गया। इसका रेंज क्या डिफाइन होगा, x1 प्लस x2, ये रहा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे बेटा तो बाहर है x1 tan थीटा, यहां पे एलसीएम लोगे तो ये जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x1, तो ये बचेगा x2 बटा x1 प्लस x2। एलसीएम ले लोगे तो ये बचेगा तुम्हारा x1 x2 tan थीटा डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, ये आ गया आपका y, मतलब हाइट ऑफ अ पोल। बहुत इजी सवाल है, बस यहां पे ये समझना था कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हेल्प लेना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हेल्प लेना है, ठीक है। चलिए अब फाइनली आते हैं अपने अगले टारगेट पे। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा, देन फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच बॉल विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ये बहुत जोरदार सवाल है। बॉल को u वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। बॉल को जब u वेलोसिटी से एंड थीटा एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया तो बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, किसी टाइम के बाद बॉल इस डायरेक्शन में से जा रहा होगा। देन फाइंड टाइम व्हेन फाइनल वेलोसिटी, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टी टाइम पे, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। सवाल पढ़िए, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा, देन फाइंड टाइम आफ्टर which ball will be moving perpendicular to the initial direction of projection। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन को थोड़ा ड्रॉ करो जोरदार तरीके से। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जोरदार तरीके से ड्रॉ करोगे तो यही आएगा। इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, हाँ सर इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। अब मान लो बॉल कहीं यहां पे, अब यहां पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी, हाँ होगी। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं, किसे करूं, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं। ये कैसा डॉटेड लाइन है भाई, इसको मैं अगर डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं तुम्हें ऐसा समझ आएगा कि सर ये एंगल कुछ 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री पे होगा। सर यहां 90 डिग्री नहीं हो रहा तो चलो पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे चल लेते हैं, पीछे चल लेते हैं। इसको देखो यहां पे होगा। अब इस बात को फील करो, अब इस बात को फील करो और बताओ कि यहां पे अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहां पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर का ये डायरेक्शन है और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, क्या एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया? हाँ, कभी ना कभी वो 90 डिग्री पे होगा। जैसे देखो तुमने थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन धीरे 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 इधर जा रही है, एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे। समझना थोड़ा सा, एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में अगर एंगल देखो तो कितना बनेगा, थीटा।
कैसे? देखो ये अभी एक्स एक्सिस की तरफ है और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखोगे तो क्या होगा? सर इसको यहां पे शिफ्ट कर दो और ध्यान से देखो तो इसके बीच का एंगल थीटा ही होगा ना। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है क्योंकि यू cos थीटा बचता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे और इनिशियल डायरेक्शन और प्रोजेक्शन के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा बनता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे और इनिशियल डायरेक्शन और प्रोजेक्शन के बीच में एंगल क्या बनेगा? थीटा। अब पार्टिकल को मान लो तुमने प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल से, ऑब्वियस सी बात है वो एंगल 90 से तो कम ही होगा, 90 से तो कम ही होगा। तो एंगल मान लो 60 है, मान लो 60 है। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो इस वेलोसिटी वेक्टर और इस वेलोसिटी वेक्टर में एंगल कितना बन रहा? 60 डिग्री। अब वो धीरे धीरे और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, तो देखो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया यहां से बन रहा, और ये देखो तो 60 से और एंगल बढ़ेगा, तो यहां पे लगभग लगभग तुम्हें एंगल कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा? ध्यान से देखो तो 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई देगा। ये एंगल 60 से बढ़ेगा तो 70 होगा, 80 होगा, कहीं ना कहीं तो 90 होगा। तो कितने देर बाद होगा ये पूछा है। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला जो मेरा मेथड है, मैं ये कहता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारा ux i कैप, हाँ सर ux i कैप, ये है तुम्हारा uy j कैप, हाँ है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जब यहां पे पहुंचा तो इस वेलोसिटी का x डायरेक्शन में तो ux i कैप ही रहेगा। x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं, हाँ सर नहीं होती। वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो वेलोसिटी बचेगा वो कितना बचेगा? तो सर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाता है टी टाइम के बाद वो बचता है uy माइनस gt j कैप। टी टाइम के बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी ui है तो टी टाइम के बाद होगा uy माइनस gt j कैप। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा ux i कैप प्लस uy माइनस gt j कैप, ठीक है सर। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किसी टी टाइम पे यहां पे अगर ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दो ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है? तो लिखो ux i कैप प्लस uy j कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बोलो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये है ux